हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे आप लोग। अब हम लोग डे 5 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बेटा इससे पहले हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं बड़े प्यार से और बहुत बेहतर तरीके से। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 मतलब 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल से स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसके सारे टॉपिक्स प्लीज रिक्वेस्ट यार पहले देख लेना, फिर ये वाले टॉपिक को देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। तो मेरा बेटू हुआ क्या इस प्रकार से है कि अब हम बात कर रहे हैं डक्टिल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल का। सिंपल से डक्टिल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। डक्टिल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जो बहुत लार्ज प्लास्टिक रेंज को शो करते हैं। डक्टिल मटेरियल आर दोज कैन अंडरगोज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी फैलते हैं, वो टूटने से पहले अच्छा खासा फैलते हैं। जैसे एग्जांपल, आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो ये हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया, ये हमारा इलास्टिक लिमिट हो गया भाई, ये हमारा इलास्टिक लिमिट है। अब इलास्टिक लिमिट है मेरे भाई, तो ब्रेकिंग पॉइंट पर आने से पहले, ब्रेक होने से पहले वो अच्छा खासा स्ट्रेस होता है। जैसे एग्जांपल दे दूं, एल्यूमिनियम, कॉपर, माइल्ड स्टील, ये सारे के सारे फ्रैक्चर पॉइंट पहुंचने से पहले अच्छा खासा फैलते हैं, सेफ भी होते हैं। पर डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, सॉरी ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं? ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो लार्ज प्लास्टिक रेंज शो नहीं करते, वो इमीडिएट ब्रेक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, कास्ट आयरन, सेरेमिक, ग्लासेस, वो इलास्टिक लिमिट के जस्ट किसी भी पॉइंट पर बहुत जल्दी लार्ज प्लास्टिक रेंज शो नहीं करेंगे, कहीं पे भी टूट जाएंगे। जैसे ग्लास है, टूटने से पहले अगर आप उसे खींचे या स्ट्रेच करें, उस पर स्ट्रेस अप्लाई करें, तो टूटने से पहले वो साइन शो नहीं करेगा, इमीडिएट ब्रेक हो जाएगा। बट वहीं पर डक्टिल मटेरियल साइन शो करेगा, पहले वो फैलेगा, फैलने के बाद जाके टूटेगा। तो दिस ऑल आर द डक्टिल एंड ब्रिटल मटेरियल। होप सो समझ में आएगा। ये ग्राफ आ जाता है एग्जाम में कि ग्राफ पहचानो इसमें से कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा मटेरियल डक्टिल मटेरियल और कौन सा ब्रिटल मटेरियल है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेलेबिलिटी इसके ऊपर। अब मेलेबिलिटी क्या है? सिंपल सा है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जिसको हैमर्ड करें और हम एक शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी एक मटेरियल को हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मटेरियल को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी कहते हैं। अच्छा ठीक है, अब मेलेबिलिटी के इस ग्राफ के चक्कर में ये टॉपिक लिया हुआ है। वैसे मेरे को पता है, मेरे बच्चों को समझ में आता है, पता है मेलेबिलिटी क्या है, बचपन से पढ़ता हुआ आ रहा है। अब मेलेबिलिटी में क्या होता है, जब हम उसको प्रेस कर रहे होते हैं, दबा रहे होते हैं, तो दबाने तक जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, कंप्रेशन बढ़ता जा रहा है, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, ऐसे करके जब तक इलास्टिक लिमिट में आ रहे होते हैं हम लोग, तब तक तो मामला भाई स्ट्रेट लाइन चल रहा होता है, अप्लाइड फोर्स कंप्रेशन चल रहा होता है। उसके बाद ही प्लास्टिक रेंज में चला जाता है, फैल जाता है, एकदम से प्लास्टिक रेंज में आ जाता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है और यहां देखोगे क्रश अप हो जाता है। क्रशिंग पॉइंट कहते हैं इसे, जहां वो बिल्कुल फैल सा जाए। अब वो उसके पास मतलब एक सेम फोर्स पे ही वो अपने आप को पूरी तरीके से डिफॉर्म कर दे। तो आप देखो ना, अप्लाइड फोर्स सेम है, इस जगह पर अप्लाइड फोर्स सेम है, इस अप्लाइड फोर्स पर वो अपने आप को डिफॉर्म कर गया, ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। दिस इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जहां पर एक बॉडी को, मतलब एक बॉडी को एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सके। अच्छा ठीक है, यहां पर उसकी यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट होती है, जिसके बाद वो दोबारा अपनी मीन प्रॉपर्टी में आने की भी नहीं सोचेगा, वो क्रश अप हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, फिर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जब हम उसे मेल्ट करें एंड दोबारा रीफॉर्म करने की कोशिश करें, फिर भी अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुका होता है। Now we are going to start elastomers. इलास्टोमर्स क्या होता है बेटू? अगर मैं इलास्टोमर्स की बात करूं, इलास्टोमर्स क्या है, मतलब एक नॉर्मल पॉलीमर को ही, इलास्टोमर आर टाइप ऑफ पॉलीमर, हाई इलास्टिसिटी होता है, थोड़ा सा भी स्ट्रेच किया नहीं वो ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब मीनिंग दे कैन स्ट्रेच और डिफॉर्म एंड रिटर्न बैक टू ओरिजिनल शेप वंस द स्ट्रेस इज रिमूव्ड, ऑब्वियसली। एंड दिस इज बिकॉज
पॉलीमर चेंज, ये सब पॉलीमर चेंज की वजह से है। छोटा सा स्ट्रेस लगाओ, फैल जाता है, दोबारा वापस आ जाएगा, फैल जाएगा, दोबारा वापस है, रबर। तो यहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का जो ग्राफ बनता है, इसका कुछ ऐसा कर्व शो करता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, मतलब फैल जाता है, मतलब थोड़ा सा ये फैलेगा एंड देन स्ट्रेच। रबर खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, खींचो छोड़ दो, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा रीगेन कर रहता है, ओरिजिनल शेप को बार बार रीगेन कर लेता है। ये किसके अंदर खासियत होती है? इलास्टोमर्स के अंदर खासियत होती है। अब ये एक अच्छा टॉपिक है, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अब लास्ट में ये जानने जरूरी है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब है आपने एक मटेरियल को खींच के छोड़ दिया, मटेरियल को खींचा छोड़ दिया, मटेरियल को खींच के जब छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन को गेन करने में टाइम लगाए। ऐसा नहीं कि छोड़ा वापस अपनी मीन पोजीशन में आ गया, नहीं, आपने उसे खींचा, खींच के छोड़ दिया, धीरे 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 वो अपनी मीन पोजीशन में वापस आ रहा है। इस पोजीशन, इसको कहते हैं हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। The delay in a time takes a material to return its original shape after a deforming force is called elastic after effect. इंपॉर्टेंस बहुत है इसके मटेरियल के, बहुत सारे फंक्शनल इंजीनियरिंग फंक्शंस में हम इसे यूज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये सब बस आपको इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की डेफिनेशन पता होनी। चलो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इलास्टिक फटीग। इलास्टिक फटीग क्या होता है यार? रिपीटेड टाइम पर जब फोर्स लगे बॉडी पर, वो हमारा इलास्टिक फटीग होता है। जस्ट एग्जाम्पल, बार बार स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वहां पे, कहने का क्या मतलब है? कहने की सिंपल सा मतलब है ना, शैम्पू की बोतल्स बनाई है, ये शैम्पू की बोतल को खोलते हो, छोड़ते हो, बंद करते हो, तो बार बार इस जगह पर फोर्स लगता है, बार बार स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेस बार बार, देखो ना, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक फटीग। अब एक एग्जाम्पल दे दो, आप जरा ध्यान से सुनो, मैं इसको कैमरे के पास लेकर आता हूं, आप देख रहे हैं ये फोकस नहीं ले रहा, अभी यहीं पे देखो, यहां पे मैं वहां जूम करने की कोशिश करूंगा, ढक्कन है। अब आप इसको क्या करते हैं, आप ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहां पे, तो सारा स्ट्रेस कहां डेवलप हो रहा है? यहां पे। अरे यार, तुम खेलते खेलते ऐसे करते हो, ऐसे ऐसे, तो सारा स्ट्रेस कहां डेवलप होगा? ऐसे करते रहो 100-200 बार, तो क्या यहां साइन पड़ने लगेगा और फिर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको कि इलास्टिक फटीग अकर्स ड्यू टू द रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस, रिपीटेड साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक फटीग। होप सो समझ पाए इस प्रॉपर्टी को, इलास्टिक फटीग। अच्छा सर, पांडे सर जरूरत क्यों पड़ती है? ओ भाई साहब, जब शैम्पू की बॉटल एक इंजीनियर बना रहा होता है तो उसकी फटीग लाइफ चेक करता है कि भाई कितने साइकिल्स के बाद वो टूट जाएगा, कितने साइकिल्स के बाद वो टूट जाएगा, यहां पे कितने साइकिल के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, इलास्टिक फटीग। गॉट इट द पॉइंट? चलो, इलास्टिक हिस्टेरिसिस, इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है? ध्यान से सुनिएगा मेरा बेटू, आप जैसा देख पा रहे हैं आप यहां पर कि आपके पास यहां पे क्या है, एक फोर्स की लाइन है और एक एक्सटेंशन की लाइन है। अब जब आप एक मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, लोड करते हैं, उसको लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, तो लोड करते वक्त वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, और जब अनलोड हो रहा है तो कुछ रिटर्न बैक अपनी मीन पोजीशन पे आने के लिए वो ऐसा है, कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है। ये गैप जितना ज्यादा होगा, ये बताने की कोशिश करेगा कि मटेरियल अपनी एनर्जी ज्यादा ही लॉस कर रहा है, ज्यादा चेंजेस में उसके अंदर फर्क पड़ रहा है। कहने का मीन्स है, जब बॉडी पे फोर्स लगाया, जब बॉडी पे हम उससे स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो स्ट्रेस डेवलप करते वक्त या स्ट्रेस उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई वो इस तरीके से एक्सटेंड हुआ, लोड लगाया। तो जब हम उसे लोड हटा रहे हैं, जब वो अपनी मीन पोजीशन में वापस आ रहा है, तो दोबारा उसने अपनी मीन पोजीशन को रीगेन करने के लिए वही पाथ फॉलो नहीं किया, यहां पे एनर्जी का लॉसेस हुआ। जब एनर्जी लॉसेस होता है तो उस दोनों एनर्जी लॉसेस के डिफरेंस को दिखाता है ये इलास्टिक हिस्टेरिसिस। देखिए, इट इज द फिनोमिना वेयर अ मटेरियल लेग बिहाइंड इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व during loading and unloading cycles causing a loss of energy as a heat। एनर्जी मतलब
एज अ हीट फॉर्म में वो एनर्जी जब लॉस करता है तो उनके बीच में डिफरेंस, अच्छा जितना कम डिफरेंस रहेगा उतना लॉस कम हुआ होगा। याद रखना, मटेरियल में दो मटेरियल दे सकता है, कह सकता है किसके अंदर लॉसेस कम रहे हैं, तो आपको पहचानना होगा, तो इस तरीके से पहचानेंगे। होप सो क्लियर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डेफिनेटली आ रहा है। पहले हम समझते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच वायर का मतलब क्या है। क्या हुआ मेरा बेटू, ध्यान से समझो कि मेरे पास यहां पर एक वायर है, भाई साहब जब आपने उसे कुछ नहीं किया, छेड़ा भी नहीं, जैसे टी शर्ट है, आपने कैसे छेड़ा ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, इंटर एटॉमिक फोर्सेस, उनके इंटरनल फोर्सेस सब जीरो होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगा रहा तो बिल्कुल जीरो होंगे। तो मैंने कहा, अभी ध्यान से सुनना, फील आएगा भाई। मैंने कहा इंटरनल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी जीरो है। भाई जब मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उसमें उसके इंटरनल फोर्सेस जीरो होंगे। जब मैंने उसे खींचा, अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब समझ में आएगा, जब मैंने उसे खींचा तो फोर्स एक्ट हुआ, स्ट्रेस डेवलप्ड हुआ, स्ट्रेन चेंज हुआ। तो जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी तो पोजीशन चेंज करने के बाद, जब वो बॉडी पोजीशन चेंज करेगी तो पोजीशन चेंज करने के बाद क्या उसके अंदर एक एनर्जी डेवलप नहीं हुई होगी। आप एक बॉडी को खींचो, आपने जब एक बॉडी को खींचा, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या वर्क डन नहीं हुआ? वर्क डन हुआ, तो वो वर्क डन एक एनर्जी का रूप नहीं है, वो जो एनर्जी है वही तो इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वही तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी मेरे बच्चे। तो जब आप एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, नाउ आफ्टर अप्लाइंग लोड ऑन अ बॉडी देन जब मैं लोड अप्लाई करता हूं देन एवरेज फोर्स क्या होगा। मान लो एफ लोड अप्लाई कर दिया तो एवरेज फोर्स क्या होगा, पहले तो जीरो, बाद में कितना हुआ, एफ डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज फोर्स आ गया एफ बाई 2। पहले कुछ नहीं था, बाद में एफ हुआ, तो हमने क्या निकाला, एवरेज फोर्स निकाला। फोर्स क्यों निकाला पांडे सर, फोर्स क्यों निकाला आपने? फोर्स इसलिए निकाला ताकि मैं वर्क डन निकाल सकूं। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेच वायर, यार ये वर्क डन लिख दूं चाहे मैं एनर्जी लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, या अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप्ड इन स्ट्रेच वायर लिख दूं, अरे वर्क डन और एनर्जी बराबर है। तो क्या होगा, फोर्स इंटू एवरेज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स होगा एफ बाई 2, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल, डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल्टा एल। अब मेरा बच्चा एक बात बता, यहां ध्यान से सुन, मैंने क्या किया, देख भाई मैं पोटेंशियल एनर्जी अब यू से डिनोट कर रहा हूं, सीधी सी बात है। मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस इक्वेशन बाय ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, यानी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 एफ डेल्टा एल, मैंने ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया और ए एल से डिवाइड कर दिया। क्या इक्वेशन पे फर्क पड़ेगा? वही तो इक्वेशन है दोबारा। अरे यार ए एल से एल कट जाएगा, दोबारा इक्वेशन वही है। चलो अब एक बात आओ, एरिया से एरिया क्यों कैंसिल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं फोर्स अपॉन में एरिया, क्या स्ट्रेस नहीं होता? ओ माय गॉड बेटू, स्ट्रेस हो गया, तो एनर्जी क्या हुआ, 1/2 स्ट्रेस इंटू
डेल्टा एल अपॉन एल, उड़ी बाबा, ये तो स्ट्रेन होता है और ये तो हमारा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो एनर्जी क्या आया, एनर्जी क्या आया, एनर्जी आया 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम को नीचे ले आओ तो स्मॉल यू, कैपिटल यू अपॉन में वॉल्यूम, इसे कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, मेरा बच्चा मेरा बेटू, ये याद हो गया, ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। थोड़ा सा इसे और मॉडिफाई करूं, बट यंग्स मॉडुलस में हमने सुना था कि हम स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरा बच्चा कुछ मत कर, स्ट्रेस क्या होगा, y इंटू स्ट्रेन। तो एक केस और आ जाता है तुम्हारे पास। नाउ अब अगर मैं स्मॉल u देखूं तो 1/2 स्ट्रेस की जगह मैं y इंटू स्ट्रेन लिख सकता हूं, और स्ट्रेन ऑलरेडी है। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने का, पर यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो आपको डिवाइड करना होगा और ये आंसर आएगा। अब आप इसमें बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस के टर्म्स में, यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट, डोंट मिस इट। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। पहले आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट है इसका, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे सारी चीजें मिलेंगी आपको। अब आते हैं हम लोग पॉइजन्स रेशियो पे। पॉइजन्स रेशियो, पता नहीं इसकी मम्मी ने क्या सोच के नाम रखा इसका, पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो भाई साहब, जब हम एक बॉडी को स्ट्रेच कर रहे होते हैं ना, तो स्ट्रेच करने के बाद आपको मैं बता दूं कि बॉडी का लेंथ तो चेंज हो रहा होता है, साथ में उसका डायमेंशन भी चेंज होता है। यानी लेंथ में तो बदलाव होता है, साथ में उसके डायमेंशन में भी बदलाव होता है, क्योंकि पॉइजन्स रेशियो देखिए, यानी जब खिंचाव हो रहा है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। जब उसका डायमेंशन यानी डायमीटर चेंज हो रहा है तो उसे लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। अब देखिएगा, यहां पर पहले लेंथ थी L, अब हो गई L डैश, यानी हमारे पास डेल्टा L आ गया, L डैश माइनस L। अब पहले जो डायमीटर था वो था D, अब जो डायमीटर हुआ वो हुआ D डैश। तो डेल्टा D जो आया वो माइनस में आएगा, पहली बात D डैश माइनस D, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है, पॉइजन्स रेशियो यानी PR रेशियो क्या होगा, PR रेशियो लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल मतलब डायमीटर वाइज चेंज, माइनस डेल्टा D बाई D अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा L अपॉन में L। तो PR रेशियो जो आया हमारा माइनस डेल्टा D अपॉन में D इंटू L अपॉन में डेल्टा L। तो ये हमारा पॉइजन्स रेशियो आ गया। मेरे बच्चे, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्लीज डोंट मिस इट। अब आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप इसे मिस नहीं करिएगा, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। हाउ इज द नॉलेज ऑफ द इलास्टिसिटी यूजफुल इन सेलेक्टिंग अ मेटल रोप यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग अ हैवी लोड्स। अब हमारे पास एक इंजीनियर आया, हमने एक इंजीनियर दिया, एक इंजीनियर ए और एक इंजीनियर बी। मैंने बोला ए
ए वाले इंजीनियर भाई साहब, आप एक काम करिए, मुझे 1000 न्यूटन का लोड उठाना है, मुझे एक वायर डिजाइन करिए, क्रेन की कितनी वायर? सर इतना मोटा बना लो, 1000 न्यूटन उठा रहे हो, इतना मोटा बना लो। मैं दूसरे बंदे के पास गया, वो बी इंजीनियर, वो भी अच्छे खासे कॉलेज से पास आउट। बी वाले इंजीनियर ने बोला, सर एक काम करिए, 2 सेंटीमीटर मोटा बना दीजिए, तार चल जाएगा। कह रहे 1 सेंटीमीटर चला दीजिए सर, ये वाला मटेरियल लीजिए, 2 सेंटीमीटर चला दीजिए। अब आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाहता है वो? मतलब अगर एक बंदा इतना मटेरियल वेस्ट कर रहा, इतना मोटा वायर बना रहा था, एक बंदा इतने से कह रहा कि ये लोड उठा लेगा, ये नॉलेज कैसे आई? आज हम इसी केस को समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक मटेरियल पहले सेलेक्ट कर लिया और मटेरियल में मान लिया कि हम स्टील की रोप बना रहे हैं। हमने पहले स्टील का मटेरियल सेलेक्ट किया, तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टील का यंग्स मॉडुलस है या स्टील कितना स्ट्रेस झेल सकता है। हमें पता है कि स्टील जब स्ट्रेस झेल सकता है वो कितना है, दैट विल बी 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द अल्टीमेट स्ट्रेच शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। ये स्टील की इलास्टिक लिमिट पता है कि वो इतनी इलास्टिक लिमिट स्टील की होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हमें कितना लोड उठाना है, पहले ये देखा। एक बंदे ने हमें डिमांड किया कि भाई 10,000 किलो उठाना है, 10,000 किलो उठाना है। जैसे आप लिफ्ट में जाते होंगे, लिफ्ट में लिखा होता है कि ओनली 10% आर अलाउड, ओनली 8% अलाउड, ओनली 1300 लोड इज अलाउड। ये सब कैसे पता चलता है? बाय दिस नॉलेज। तो सबसे पहले उसने क्या किया, मटेरियल सेलेक्ट किया। मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस पता चल गया उसे, स्टील का। अब स्टील का जब पता चल गया अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, तो हमें पता है कि हमें लोड, हम डिसाइड करेंगे हमें कितना लोड उठाना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम 10⁴ लोड उठाएंगे, पर मैंने 10 टाइम्स एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू लिया। सेफ्टी फैक्टर जिसे कहते हैं, यहां पे लिखा होगा सेफ्टी फैक्टर, मैंने 10 कंसीडर कर लिया। पता सेफ्टी फैक्टर क्यों ले लिया मैंने 10? बिकॉज सेफ्टी फैक्टर लेने के पीछे रीजन था कि यार बोलोगे कि ओनली 10% अलाउड, 11वां भी चढ़ जाएगा। तो इसीलिए लिफ्ट में पता क्या है कि एक अलार्म लगाया होता है, भाई बंद हो जाएगा, स्टॉप बोलने लगेगा ताकि भैया सेफ रहे। पर हम सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं, हम तो डिजाइन करेंगे 10⁵ kg के लिए। चाहिए रिक्वायरमेंट हम उस पर लिखेंगे कि 10⁴ kg इज अलाउड ओनली, मैक्सिमम लोड। पर हम डिजाइन किस पे करेंगे? 10⁵, एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलेंगे। तो हमने देखा F = mg होता है, तो 10⁵ × 9.8 और πr², ये स्ट्रेस हुआ, ये स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस का फॉर्मूला, ये भी स्ट्रेस है और ये स्टील का स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। जब दोनों को इक्वल रखा मैंने, तो यहां से R की वैल्यू आई। उसने कहा भाई साहब 1,00,000 किलो अगर आपको उठाना है ना, 1,00,000 किलो, उसके लिए स्टील का 3.2 सेंटीमीटर की बस रेडियस का एक वायर ले लो, इतना मोटा, 1,00,000 किलो लोड उठा लेगा। जिसने पढ़ाई नहीं की होती कहेगा इतना मोटा वायर लगेगा ना। एंड दिस इज द वे कि हम लोग एक लिफ्ट का एक वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां पर कोई अदर मटेरियल भी ले सकते हैं, आप अदर मटेरियल लेके उसका भी रेडियस डिजाइन कर सकते हैं कि कितना रेडियस चलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप टेबल देख लीजिएगा, आयरन के लिए डिजाइन करिए। अगर आयरन के लिए आप डिजाइन करते हैं केस, तो कैसा होता, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलो एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई शुड द बीम्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस हैव अ लार्ज डेप्थ एंड अ स्मॉल ब्रेथ। लार्ज डेप्थ और स्मॉल ब्रेथ क्यों होती है? साथ में एक्सप्लेन व्हाई आर ग्रिडर्स गिवन आई शेप्स। बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आई शेप ग्रिडर्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रिडर्स? देखिए यार, घर के कंस्ट्रक्शन, मेट्रो पिलर्स वगैरह में आमतौर पे आपने ये देखा होगा। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये होते हैं ग्रिडर्स। देख रहे हैं आप, ये ग्रिडर्स है हमारे, ये ग्रिडर्स है। तो इस ग्रिडर्स में क्या होगा, समझने की कोशिश करना कि इनको आई शेप का क्यों बनाया जा रहा है। इनको आई शेप का क्यों बनाया जा रहा है? आप देख रहे हैं ये आई शेप का क्यों है?
इसके पीछे रीजन क्या है आई शेप बनाने के, ठीक है। अब आपको ये देखो लेंथ है, ये आई शेप्स के क्यों बने, आप देख रहे हो मेट्रो पिलर्स वगैरह ऐसे बनने में काफी यूज होता है ये आई शेप के क्यों होता है। आपको ये समझाता हूं कि आई शेप्स के पीछे रीजन क्या है, आई शेप्स के पीछे रीजन क्या है आपको दिखाता हूं। जब एक नॉर्मल सी रॉड ऐसे ऐसे एक रॉड ले लो, सॉलिड रॉड, और एक सपोर्ट यहां लगाओ या एक बंदा यहां से उठाओ, आप देखोगे रॉड यूं करके डिफ्लेक्ट हो गई। यहां पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, डेल मतलब लचक जाती है, लचक, डू यू नो मतलब लचक, मतलब आप एक रॉड पकड़ो तो वो रॉड ऐसे करके लचक जाती है, ऐसे करके, ऐसे बीच में डेविएशन आता है बीच में। तो डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, दैट डेविएशन इज व्हाट, ये WL³ 4YBD³, यानी डिफ्लेक्शन डायरेक्टली वेट रिलेटेड तो होता है, साथ में लेंथ रिलेटेड भी होता है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यंग्स मॉडुलस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विड्थ के और डेप्थ के। तो यहां पर मान लीजिए एक सॉलिड मटेरियल है, एक नॉर्मल सी रॉड है, अब वो आई शेप की नहीं, नॉर्मल सी रॉड है, एक रेक्टेंगल शेप की, उसका वेट सेम लीजिए, लेंथ सेम लीजिए, और एक आई शेप का लीजिए, सेम मटेरियल सेम वेट सब, बस यंग्स मॉडुलस भी सेम रहेगा तो यंग्स मॉडुलस को भी छोड़ दीजिए। बस हम क्या करेंगे, बस बी और डी का फैक्टर चेंज कर देंगे। यहां पर इस सॉलिड रॉड में बी और डी की वैल्यू, ये हमारे डी की वैल्यू है, ये हमारी डी की वैल्यू है, और ये हमारी बी की वैल्यू है। बी और डी की वैल्यू में ये है, तो इसका डेविएशन इस हिसाब से आता है। बट जैसे ही मैं उसे आई का शेप बनाता हूं, तो आपको पता है अगर मैं बी और डी की वैल्यू बढ़ा दूंगा, बी और डी की वैल्यू बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर मैं जो ये दिखा रहा हूं, यहां पर हम इसमें बी की वैल्यू और डी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, बी और डी की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जब बी और डी की वैल्यू, बी और डी जब डेप्थ चेंज कर देते हैं हम लोग, तो इससे क्या हो जाता है कि इससे डिफ्लेक्शन का फैक्टर कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग ग्रिडर्स को आई शेप का बनाते हैं। होप सो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, हाउ कैन द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी बी यूज्ड टू एस्टिमेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑफ द अर्थ। मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप, मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन, पहली बात। और ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाई द माउंटेन्स हैव अ आई शेप, नैरो शेप ऊपर होते चले जाते हैं, बहुत पतले होते चले जाते हैं ऊपर, ऐसा क्यों, आई शेप नहीं, ऊपर जाते वक्त पतले होते चले जाते हैं, ऐसा क्यों। देखिए यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और प्रेशर का फॉर्मूला H/ρ(g) होता है। वैसे मैं चैप्टर नेक्स्ट वाले चैप्टर में इसको पढ़ाऊंगा भी, बताऊंगा भी, पर आपको बता दूं कि आप सिंपल से टर्म्स में देखिए, प्रेशर इज ऑल अबाउट फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स इज व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी। मास को लिख सकते हो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, और ग्रेविटी तो थी ही ए से कैंसिल आउट हो गया, तो प्रेशर जो हो गया H/ρ(g) हो गया। तो अब यहां पर देखिएगा कि टिपिकल रॉक का जो स्ट्रेस होता है वो 3 × 10⁸ होता है, तो स्ट्रेस जो है वो 3 × 10⁸ हो गया। प्रेशर जो है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर जो फोर्स अपॉन में एरिया, स्ट्रेस जो हो गया वो 3 × 10⁸ लगा दिया मैंने। हमने H मैक्स निकालना है, रॉ और जी को नीचे भेज दिया। जो रॉक का डेंसिटी होता है, जनरल जो डेंसिटी होता है
वो रॉक का वो होता है 3 × 10⁻³ रॉक की जनरल डेंसिटी, और ग्रेविटी 9.8। जब इसे सॉल्व करोगे तो लगभग अप्रॉक्स 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर हाइट तक माउंटेन जा सकता है। क्यों? क्योंकि पत्थर का जो अल्टीमेट स्ट्रेस है वो इतना है, 3 × 10⁸, इसीलिए माउंटेन्स का हाइट इससे आगे नहीं जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, पहले बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? आगे देखो, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो ये असर्शन रीजन एमसीक्यूज में भी आ सकता है। एक्सप्लेन व्हाई हॉलो शाफ्ट प्रेफर टू सॉलिड शाफ्ट फॉर ट्रांसमिटिंग टॉर्क। टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए हॉलो शाफ्ट ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू सॉलिड शाफ्ट। क्यों? देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जो टॉर्क ट्रांसमिशन का फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू पाई ईटा R4 अपॉन 2L, रिजिडिटी, टॉर्क पाई ईटा R4 2L। अगर एक सॉलिड रॉड है तो उसका टॉर्क ट्रांसमिशन ऐसा होगा। अब भाई साहब पाई तो चलो ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सेम है, बस लेंथ भी चलो सेम ले लिया मैंने। अब मैंने उस जो सॉलिड शाफ्ट है उसमें मैंने हॉलो शाफ्ट लिया। हॉलो शाफ्ट के दो रेडियस होंगे, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर, दो डायमीटर्स होंगे। अब इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो बस आपको रेडियस पे फॉर्मूला चेंज करना है, लो फॉर्मूला चेंज कर दिया, सेम सारी चीजें, बस बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, r⁴, r2⁴, r1⁴। अब जब आपके पास a² - b² गिवन है, a² - b², तो आप क्या होता है, मतलब आप कह सकते हैं ना a⁴ है तो a⁴ को a2⁴ माइनस a2⁴, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो, जो भी है। तो अब क्या होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं इसे हम लोग। अरे यार, r2⁴ है तो पावर 4 को 2⁴ कर सकता हूं ना, फील नहीं ले रहे हो यार। r2 का स्क्वायर मेरा b2, इसका एक और स्क्वायर कर ले, माइनस r1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे। मेरा बच्चा a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लग गया। और ये नीचे r⁴ है ही। गॉट इट? ये फॉर्मूला देखा। अब मैंने इस वाले टॉर्क से दोनों टॉर्क को कंपेयर कर दिया, r⁴ से। क्यों कर दिया? ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बस रेडियस का फैक्टर रह गया। और थोड़ी देर के लिए मैं भूल गया, थोड़ी देर के लिए फॉर्मूला भूल गया मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, ताकि जब डिवाइड करूंगा पाई ईटा से कट जाएगा, 2L से 2L भी कट जाएगा, पर रेडियस के फैक्टर रह गया। अभी रुक जाओ, जब सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया, तो वॉल्यूम तो सेम होगा। तो यानी एरिया इनटू लेंथ, जो पूरा सॉलिड शाफ्ट है और हॉलो शाफ्ट, दोनों का वॉल्यूम सेम। पाई से पाई का, L से L काटो। अब r² जो आएगा हमारा, वो r2² - r1² के बराबर होगा। उड़ी पापा, r2² - r1 का स्क्वायर r² के बराबर होगा। यहां ऑलरेडी देखो r2 का स्क्वायर, देखो 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 देखो, ये टॉर्क डैश अपॉन में टॉर्क। मेरा बेटू परेशान नहीं होना चाहिए, देख रहे हैं? अब मेरा बच्चा ये तो लिख देगा सेम एज इट इज, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर अपॉन में r⁴ मल्टीप्लाई। अब r2² - r1 के स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दें, कितना कितना आएगा, r² आएगा। और ये तो कट गया यार, तो वैल्यू क्या आई हमारी, ये आई हमारी वैल्यू, देख यही आई। देखो 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 देखो, यही। अब सुनो, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर, इन दोनों का सम ऑब्वियसली सिंगल वाले से ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए जो हॉलो शाफ्ट का टॉर्क है
वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड वाले से। इसी वजह से हम हॉलो वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड वाले से। और इस तरीके से ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ। मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल्स के जितनी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे गिवन है। आप एक काम करो, ऐप भी डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करके आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक मिल जाएगी। होप सो ये वाला प्लेलिस्ट आपको मजा दे रहा होगा। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट पे चलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।